हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 2। अब देखो चैप्टर नंबर 2 जो है वो मतलब एक एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है? जनरल एक्सप्लेनेशंस। ओके, मैंने इधर एक्सेप्शंस लिखा है, इसको हटा दो। जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है, यानी कि डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है। और इसमें हर एक जो डेफिनेशन है, अनलाइक इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे उसमें एक ही सेक्शन के अंदर सारी डेफिनेशंस दे दी गई थी सेक्शन नंबर 3 में, इसमें अलग अलग सेक्शंस के अंदर सारी डेफिनेशन दी गई हैं। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट में इस पोर्शन को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि 2 पार्ट में आपके लिए समझना इसे ईजी हो जाएगा। प्लस इसमें मैं ट्रिक्स के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रिक्स में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस बार हम लोग इस वीडियो में करेंगे सेक्शन नंबर 6 से लेकर के आई थिंक कितना 27 तक। ठीक है, तो 6 से लेकर के 27 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6 से। सेक्शन नंबर 6 जो है वो बात करता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। अब देखो ये जो 2 है ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेक्शंस हो गए, इसलिए इसकी ट्रिक्स एज सच नहीं है 6 और 7। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल पहले में यही बात की गई है कि इस कोड में डेफिनेशन जो दी गई है उसको वैसे ही समझा जाएगा जैसे कि दी गई है। ठीक है, और शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, उसके हिसाब से ऐसे समझा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें ये बात की गई है कि देखो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वन एक्सप्लेन का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि किसी भी पार्ट में इस कोड में जो भी एक्सप्रेशन वगैरह यूज किया गया है हर पार्ट में, ठीक है, इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन की कन्फर्मिटी में रह करके उसे लिया गया है। तो अब देखो मैं इसको आपको बेयर एक्ट से नहीं करवाऊंगी, बहुत बड़ा कोई सेक्शन होता है तो मैं आपको वो बेयर एक्ट से समझा दूंगी, बट टिल देन बेयर एक्ट ओपन करने का मतलब नहीं है कुछ, क्योंकि इसका रैपिड एक तरह से ये वीडियो होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रिक से। ठीक है, सबसे पहले एक फर्स्ट पार्ट आता है इंसान, बच्चा बड़ा होता है, उससे रिलेटेड है। देखो जेंडर के बाद कितने बच्चे हुए हैं, मैन वुमेन बनता है, फिर वो पर्सन बनता है, फिर वो एक पब्लिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो जेंडर में सिंपली ये बात की गई है कि देखो जहां पे भी मेल फीमेल यूज हुआ है ही, देखो किसी भी जेंडर के लिए ही यूज हुआ है आईपीसी में। ठीक है, नंबर में क्या है, सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल को डिनोट करेगा, प्लूरल सिंगल को भी डिनोट करेगा, तो इक्वल्स टू का साइन लगा दो। देन इसके बाद मैन एंड वुमेन है। ठीक है, मैन क्या डिनोट करता है, कोई भी मेल ह्यूमन बींग किसी भी एज का। वुमेन क्या डिनोट करता है, कोई भी फीमेल ह्यूमन बींग किसी भी एज की। नेक्स्ट इसके बाद आता है पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या है, वर्ड पर्सन क्या इंक्लूड करता है, कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, तो एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग लिख दो इधर। देन इसके बाद आ जाता है पब्लिक। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 पे पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, सब कुछ। ठीक है, ये वही हो गया एवरीथिंग, हर कोई, है ना, हर कोई हो जाता है और इसमें हर चीज आ जाती है। तो हमारे 8 से लेकर के 12 तक कंप्लीट होता है एक प्रोसेस। अब इसके बाद वो इंसान कहाँ पे पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ है। ठीक है, अब भारत को के मैप को आप इमेजिन करो, इसमें कितने सेक्शंस है, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 14 में बात होती है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, 13 हट गया है, वो क्वीन से रिलेटेड है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है इधर, तो इसमें क्या होगा, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा कि डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट जिसको एम्प्लॉय किया गया है वो होगा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। देन इसके बाद सॉरी 15 में है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसको रिपील कर दिया गया है इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया, यहाँ पे ताज है। देन इसके बाद 16 में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। देन 17 में है गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। 18 में है इंडिया के बारे में, इंडिया क्या मीन्स करता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड लिखा हुआ है पर आप इंक्लूड करोगे क्या, जे एंड के इंडिया में इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको पता है कौन से आर्टिकल से आया है ये, तो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट, ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव पोर्शन याद कर लो, समझ लो। अब आता है जुडिशरी वाला पोर्शन 19 एंड 20। 19 में बात होती है जज। अब जज क्या है, देखो जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन, सबसे पहले क्या है, एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। अब मैं इसको आपको बेयर एक्ट के थ्रू करवाती हूँ। ये बेयर एक्ट देखो, बेयर एक्ट दिख रही होगी आपको, थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब बेयर एक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं उसको मार्क कर लेते हैं। वो इंसान जो कि एम्पावर्ड है लॉ से टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और अ जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। जो भी एक तरह का जजमेंट दे दे वो जज है ना। हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। जज कौन है,
अगर आपके पास जज करने की अथॉरिटी है तो आप एक जज हो, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके इलस्ट्रेशंस देख लो थोड़े से। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इट सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। मजिस्ट्रेट अगर ज्यूरिसडिक्शन एम्पावर कर रहा है किस चीज का, रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर, तो वो भी क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। तो आगे भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग अपने वापस से ट्रिक्स पे आते हैं। 20 में बात होती है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जज तो है, वो जज बैठेगा कहाँ, कोर्ट ऑफ जस्टिस पे बैठेगा। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या डिनोट करता है, एक ऐसा जज who is empowered by law to act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस में याद रखना जुडिशियल बॉडी, ठीक है। जुडिशियल बॉडी के बारे में इधर बात हो रही है। तो हमने याद किया था कि बीच में एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है, ये सब चीजें। अब उसके बाद 20 तक क्या है, उसने अपनी मिसलेनियस लाइफ वगैरह जी ली है। 21 साल का जब हुआ है तो वो क्या बना है, पब्लिक सर्वेंट। याद करो कि अगर 21 साल में उसकी जॉब लग गई है, पब्लिक सर्वेंट हो गया है, ठीक है। इसलिए अब पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट बहुत सारी चीजें डिनोट करता है, जैसे कि कमीशन्ड ऑफिसर मिलिट्री का हो गया, नेवल एयर फोर्स यहाँ का हो गया, ठीक है। कोई भी जज होता है, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी कमिश्नर वगैरह उसमें होता है, या फिर कोई भी जूरी मैन भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेटर हो सकता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं। आप 12 इसमें इतना याद रखना, इसमें 21 है, अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया, 12, ठीक है। 12 इसमें दिए गए हैं कि कौन कौन हो सकता है ना। आपको आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 22 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, अब देखो इंसान की जॉब लगी है, अब उसने क्या खरीदा है, कार खरीदी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस हमने बहुत जगह पढ़ी है। जब आप टीपीए पढ़ोगे तो टीपीए के जब आप टीपीए की मेंस राइटिंग वाली सीरीज देखना, उसमें होगा ये कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। जनरल प्रोविजंस वाला जो एक्ट होता है उन सब में कहाँ कहाँ दी गई है, कई 2-3 जगह दी गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। बट सिंपली हमें मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इतनी तो समझ में आती है कि जो चीज जो है अटैच नहीं है अर्थ से, ठीक है। तो क्या हो गया इधर, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो गया। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 23 में आते हैं। 24 और 25 एक साथ होते हैं, ठीक है। अब उसने कार खरीद लिया, अब उसके साथ लाइफ में काफी WDF हो गया है, ठीक है, व्हाट द, ठीक है, F हो गया है। तो W में है रॉन्गफुल गेन, ठीक है। रॉन्गफुल गेन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है रॉन्गफुल गेन। कौन सा सेक्शन है, क्योंकि रॉन्गफुल गेन, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो WDF बहुत एक अच्छी ट्रिक है, आप जिससे समझ सकोगे कि आपको कैसे ये समझना है, ठीक है। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तुम लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो तो भी तुम्हें चीजें मिलती जा रही हैं, अजीब आदमी हो, ठीक है। अब रॉन्गफुल गेन में सिर्फ रॉन्गफुल गेन नहीं है, लॉस भी है, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज बताएगी, ये गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। अब इसको मैं आपको बेरेक से करवा देती हूँ। रॉन्गफुल गेन आपको मैंने बता ही दिया था क्या है, ठीक है, गेनिंग जहां पे आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो। रॉन्गफुल लॉस क्या है, इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस क्या है, अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉस ऑफ अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। तुम लूज कर रहे हो एक लीगली एंटाइटल्ड प्रॉपर्टी की, ठीक है। देन इसके बाद क्या, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है, तुमने गलत तरह से अपनाया, फिर लूजिंग रॉन्गफुली। इसमें क्या, अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, ठीक है। तुमने एक्वायर की थी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। अ पर्सन इज सेड टू बी लूजिंग रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है इधर, और इधर तुमने किसी के साथ गलत किया है। तो आई होप आपको ये चीज आराम से समझ में आई हो। तो हम रॉन्गफुल गेन समझ गए हैं। फिर इसके बाद क्या है, WD, व्हाट द में है डिसऑनेस्टली, ठीक है। डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, ठीक है। इस चीज का क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, है ना। किस चीज का इंटेंशन होना चाहिए, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। और देखो रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है फ्रॉडलेंटली की। WF, व्हाट द F में फ्रॉडलेंटली आता है। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज द थिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। फ्रॉडलेंटली का मतलब क्या होता है, डिफ्रॉडिंग,
ठीक है। इंटेंशन होना चाहिए इन दोनों जगह। इंटेंशन कहाँ होना चाहिए? इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें किस चीज से रिलेटेड है? इंटेंशन से रिलेटेड है, भूल मत जाना, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 26 में आता है रीजन टू बिलीव, ठीक है। अब आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप 21 साल के हो गए हो, 22 साल में आपने गाड़ी ले ली, 23, 24, 25 में आपके साथ WDF हो गया, ठीक है। अब आपको आपको आपके पास क्या है? अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टी इधर जो भी आपके साथ हुआ है, आपने किया है, आप सोच रहे हो, चलो आपके पास रीजन टू बिलीव है अभी भी कि चलो आपकी ये प्रॉपर्टी है, और आपके पास रीजन टू बिलीव है कि चलो अब आगे जिंदगी अभी भी खराब नहीं हुई है, आगे आप 26 साल के आगे आप जिंदगी अच्छी कर सकते हो। अगर आपके साथ बुरा है तो आपके पास रीजन टू बिलीव कि चलो आपको और जीना है और अच्छा हो जाएगा, और अगर आपके साथ आपने किसी के साथ गलत किया है तो रीजन टू बिलीव है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आप ही की थी। तो इन शॉर्ट पॉजिटिव नोट पे आप ही हो, इसीलिए आप स्माइल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 27 में बात होती है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। इधर आप सैड हो जाओ और वाइफ जो है वो हैप्पी हो जाएगी, ठीक है। क्यों? वाइफ के पोजीशन में या फिर क्लर्क के पोजीशन में या फिर सर्वेंट के पोजीशन में। अब इसमें क्या है? व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ अ पर्सन वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, है ना। समझ गए कि ये उनके पोजीशन में है तो इस कोड के अकॉर्डिंग उस पर्सन के अंडर में है। एक्सप्लेनेशन क्या है? पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत इजीली मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, कोई इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक दिस चैनल, प्लीज डू शेयर दिस चैनल एंड प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल बिकॉज वी नीड टू ग्रो दिस चैनल। तो अगर आपका कोई एग्जाम पढ़ रहा है तो तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।